गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आज का कार्यक्रम है कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम। और इसका जो टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। और मैं आपके साथ डॉक्टर पवन कुमार चौहान, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की। कौन कौन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, इस पर हमने आपको चर्चा की और बताया किस तरह से ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्लानिंग और प्रोग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अगर वास्तव में एक प्रॉपर तरीके से, या हमें स्वस्थ जीवन चाहिए और हमें स्वस्थ रहना है, बेसिक्स जो चीज़ें चाहिए वो सब हमें चाहिए मिलेंगी, तो वो तभी पॉसिबल होंगी जबकि प्रॉपर सभी का एक इस फैमिली प्लानिंग में सहयोग हो और जनसंख्या पर नियंत्रण बना रहे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आता है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, यानी नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। पोषण से संबंधित, जैसा कि नाम से आप परिचय इसका देख सकते हैं, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। तो नेशनल लेवल पर ये क्या पोषण का कार्यक्रम है? इसमें राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, यानी पोषण से संबंधित क्या है? आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन की कमी से, अल्पता से जो विकार डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उनका नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ये इसके अंतर्गत कार्यक्रम है। सेकंड है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम। एनीमिया नियंत्रण, राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, राष्ट्रीय विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील्स। तो इसमें जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, वैसे तो नेशनल लेवल पर ये सारे प्रोग्राम्स संचालित हैं, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जिस तरह की आवश्यकता है वहाँ वो कार्यक्रम अधिक से अधिक चलता है। आजकल मिड डे मील सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर उन बच्चों के लिए जिनकी पहुँच से जो संतुलित आहार यानी बैलेंस फूड जिनकी पहुँच से बाहर है, उन सब के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें कि अधिकतर मिड डे मील में आप सुना भी होगा कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, जितने भी हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन सभी में मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें पूरी तरह से सहयोगी हैं, वो सहयोग निभाते हैं और बच्चों के बाल विकास में वो पूरी मदद करते हैं। तो इस तरह से स्कूल और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये सब मिल करके ये सब कार्यक्रम चलाते हैं और मिड डे मील की योजना का पूरा फ़ायदा आज देश को मिल रहा है, ताकि जो गरीब से गरीब लोग हैं, जिनकी पहुंच से पोषण या न्यूट्रिएंट्स बाहर हैं, वो भी इनको ठीक से समझ सकें और फ़ायदा उठा सकें, उपयोग में ला सकें। तीसरा है संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि टच करने से, हमारी सांस लेने और छोड़ने से या पानी के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की तरीक़ों से ये तत्काल बीमारी, जैसे किसी के संपर्क में आता है रोगी के, स्वस्थ व्यक्ति, तुरंत वो रोगी हो जाता है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो उनको कैसे नियंत्रण में लाया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, इससे संबंधित ये कार्यक्रम है। इसमें आप देखें एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग
उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण और इस तरह की जो पल्स पोलियो कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, तो ये सब जो कार्यक्रम हैं विभिन्न प्रकार के, ये सब संक्रामक जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनको रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ये सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ये कार्यक्रम हैं, जैसे कि अभी आपने देखा बहुत ज़्यादा अब जहाँ घनी बस्ती होती है, जहाँ सांस लेने में भी ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जहाँ घनी बस्तियाँ हैं, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर आप देखें हमेशा टीबी के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि खुली हवा, ऑक्सीजन उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है। और साथ में यदि कोई एक पेशेंट जो कि टीबी का पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक का पेशेंट है, क्षय रोग का पेशेंट है, तो उसका चूँकि सांस के माध्यम से, छींकने के माध्यम से, खांसने के माध्यम से जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया सीधे दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में पहुंचता है और उसको भी वो बीमारी हो जाती है। जैसे ही उसकी इम्यूनिटी जरा भी डाउन होती है और यदि बैक्टीरिया उसके अंदर पहुंच गया है तो वो पनप जाता है और वो भी फिर उसका रोगी हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ बहुत ज़्यादा है। और मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना आज बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, रोग बीमारियां उतने ही बढ़ते जाएंगे, उन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है, जैसे पल्स पोलियो कार्यक्रम है, पोलियो का जो कार्यक्रम है, इस को निपटने के लिए सरकार ने काफ़ी टाइम से इस पर मशक्क़त की थी और बहुत समय तक इस कार्यक्रम को लगातार चलाती रही और आज भी पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है छोटे छोटे बच्चों को, ताकि पोलियो को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके, उन्मूलन किया जा सके, इसको जड़ मूल से ख़त्म किया जा सके। तो इसके लिए जगह जगह पर बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशनों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों में, घरों पर, मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ भी सरकार को लगा कि कोई भी बच्चा रह न जाए, उसको पोलियो ड्रॉप पिलानी ही है, इसके लिए सारे अथक प्रयास किए गए। और इसमें सब में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे उन सब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की रही जो इसमें इन्वॉल्व रहे और उन्होंने इसमें पूरा अपना जो भूमिका है उसको निभाया। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और आज ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि पोलियो से लगभग पूरी तरह से ये ख़त्म हो गया है रोग हमारे यहाँ से, और पूरे देश में इसको ऐसा माना गया है। इस तरह के केस अब देखने को नहीं मिल रहे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पोलियो के पेशेंट होते चले जा रहे थे, तो अब काफ़ी इससे निजात मिल चुकी है। इसी तरह से राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम है। तो रेबीज़ तो आप जानते ही हैं कि जैसे डॉग है, कैट है, रैट है, इनके काटने से जो वायरस है, इनके वो लार में वायरस पाया जाता है और काटने से वो वायरस उस व्यक्ति में चला जाता है जिसको वो काटते हैं, या उस जानवर में चला जाता है। तो कई बार गाय में, या कोई भी डॉग है, किसी गाय को, भैंस को, किसी को भी काट गया तो उस पशु में भी वो बीमारी हो जाती है। तो रेबीज़ पर कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग तरीके से रेबीज़ को नियंत्रण करने के लिए कुछ इंजेक्शन, इस तरह की चीज़ें, मेडिसिन बनाई गई और इनको नियंत्रण करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया, ताकि कहीं ज़रूरत है, आवश्यकता है, तत्काल प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है गवर्नमेंट का, उन सेंटर्स पे, केंद्र पे आप जाइए, वहाँ पर आपको वो सारी व्यवस्था अवेलेबल रहती है और इस तरह से समाज में होने वाली इस बीमारी से नियंत्रण पूरी तरह से हो रहा है। अदरवाइज़ यदि रेबीज़ का कोई पेशेंट है, यदि उसके संपर्क में भी कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसके माध्यम से भी उसको भी रेबीज़ हो जाता है। इन सब से बचने के लिए इन कार्यक्रमों को एक स्वस्थ समाज को
एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए, स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए इन सब कार्यक्रमों को चलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है गैर संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम। गैर संक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल मतलब ऐसा नहीं है केवल संचारित यानी फैलने वाली ही डिजीज़ हों, कुछ ऐसी भी हैं जो कि जैसा आप करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उसके हिसाब से भी जो डिजीज़ हो जाती हैं, जो सीधी संचारित नहीं होती हैं, उनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। अब बहुत सारे लोग हैं तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट यानी स्मोकिंग कर रहे हैं, जिसमें भी तंबाकू से संबंधित कहीं कुछ भी है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो क्यों ना इस तरह के होने वाले रोगों को नियंत्रित किया जाए और तंबाकू को वहाँ से हटाया जाए। इसके लिए जितने भी कार्यक्रम चलते हैं वो चाहे वो जागरूक करने से संबंधित कार्यक्रम हो, चाहे उस पर नियंत्रण करने की बात हो, चाहे वहाँ के उन पदार्थों को जो तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हटाने की बात हो, टोबैको प्रोडक्ट्स को, तो ये सब कार्यक्रम सरकार अपने हिसाब से करती है, चलाती है और समय समय पर इन पर नियंत्रण किया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिका रोग, आघात, इन सब पर भी रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम इनको भी चलाया जाता है। तो NPCDCS ये कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से कैंसर को, मधुमेह को, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स को रोका जाए, कैसे रोका जाए। तो इन सब पर रोकने के लिए व्यवस्था अलग अलग समय समय पर सरकार के द्वारा की जाती है और ये कार्यक्रम सरकार के माध्यम से चलते हैं। साथ में मैं पहले भी बताया कि हमारी जो WHO है और हमारे जो अदर NGOs हैं और संगठन हैं वो भी सब मिल करके इसमें भाग लेते हैं और समाज को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। इसी तरह से अगला है राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम। बधिरता, इसी तरह से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक रूप से राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम, ये सभी नेशनल लेवल पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर के केंद्र सरकार इनको आगे बढ़ाती है और विभिन्न संगठन इसमें भाग लेते हैं। इन कार्यक्रमों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता साथ में रह कर के अपनी जिम्मेदारी के साथ इनको आगे बढ़ाते हैं। तो ये बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की और वो किस तरह से इसमें भाग लें। वहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके साथ मिल कर के आगे बढ़ने का काम होता है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का। इसी तरह से राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल का है। राष्ट्रीय बुजुर्ग, आजकल तो काफ़ी समस्या हो रही है। बुजुर्ग हो गए तो कई बार क्या होता है कि उनके घर पे कोई है ही नहीं, समस्या है, या फिर बच्चे बाहर रहते हैं, कोई और भी समस्या हो सकती है। तो इन सभी बुजुर्गों को किस तरह से इनकी देखभाल की जाए, कैसे इनको स्वस्थ जीवन मिले, कैसे खुश रहें, प्रसन्न रहें, तो इन सब के लिए इस तरह का कार्यक्रम चलाती है। तो उसको राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, डायलिसिस का कार्यक्रम भी चलता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक रोग नियंत्रण एवं उपचार कार्यक्रम, इससे संबंधित भी कार्यक्रम चलते हैं। राष्ट्रीय जलन अभिघात निवारक और प्रबंधन कार्यक्रम। तो इस तरह के विभिन्न जो कार्यक्रम हैं वो नेशनल स्तर पर जो गैर संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहलाते हैं, इसके अंतर्गत ये आते हैं। पांचवा, ये हमारे समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम आते हैं, यदि आप देखें तो ये वास्तव में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सुदृढ़ता कार्यक्रम यानी हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम। हेल्थ सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, इससे संबंधित
तो ये अलग अलग इस तरह की योजनाएं जो है सरकार के द्वारा चलाई गई हैं और आप सभी परिचित होंगे। बहुत ही जल्दी में हाल ही में आयुष्मान भारत की जो योजना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, ऐसे करके कई चीज़ें, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सब जो है हमारी सरकार, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये घोषणा की गई थी कि आयुष्मान भारत योजना जो है सभी के लिए लागू हो। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो ये भी इस तरह की योजना है जिसमें कि स्वास्थ्य की सुरक्षा को कैसे ठीक किया जाए। लक्ष्य कार्यक्रम नाम दिया गया और ये प्रसूति गृह और शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल की गई है, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि प्रसूति गृह जो है वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो माँ की जान बच सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ये तो आप इसको जान ही रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो चल रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आज हम जो स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं वो इसके माध्यम से हम लाभ ले रहे हैं। इस तरह से जितने भी कार्यक्रम हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे ये कार्यक्रम हमारे किसी तरह के कार्यक्रम हों, लेकिन यदि व्यक्ति को वास्तव में हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए इन सब कार्यक्रमों को सकारात्मक रूप से लेने, समझने और इनको अपनाने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ये सबसे बड़ा एक रोल है, अहम भूमिका है उसकी, कि वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता इन सारे कार्यक्रमों की जानकारी रखे, इन नेशनल प्रोग्राम्स की प्रॉपर जानकारी रखे और समय समय पर उनमें अपना योगदान प्रदान करता रहे। ऐसा नहीं केवल कि सरकार के माध्यम से ही जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वही चुने हुए कार्यकर्ता ही इसमें भाग ले सकते हैं। जो भी NGOs में काम कर रहे हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चाहे वो नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सबसे अहम भूमिका इसमें हो जाती है, क्योंकि एक रोगी और एक चिकित्सक के बीच में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य उस स्वास्थ्य कार्यकर्ता का होता है, जीवन रक्षक का होता है, जो जीवन की रक्षा करता है, स्वास्थ्य की रक्षा करता है। और ये जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसलिए इनको नाम दिया गया है। जन का स्वास्थ्य, जो जन समुदाय है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जिम्मेदारी। और ये पहल की गई थी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जब हमारे पास में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थीं, शहरों में भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस समय पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हुआ करती थीं। चिकित्सक हमारे पास में बहुत कम थे और उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए सरकार ने एक स्वास्थ्य रक्षक के नाम से योजना प्लान की और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायतों में चुना गया, उन्हें रखा गया, थोड़ा थोड़ा सम्मान दे करके, और उन्हें कहा गया कि पूरे ग्राम पंचायत के लोगों का स्वास्थ्य आपको देखना है, उनका ध्यान आपको रखना है। इसके साथ ही जिम्मेदारी दी गई कि आपको अपने क्षेत्र में ये पता होना चाहिए कि इस ग्राम पंचायत में हमारी जनसंख्या का डाटा क्या है, जनसंख्या में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने बच्चे हैं। इसमें ये भी डाटा था कि कितना गर्भवती महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य किस तरह के हैं, वो सारी जानकारी, और किस तरह के रोग इस क्षेत्र में आते हैं, कैसे इन पर नियंत्रण किया जाए, ये सब सुझाव और पूरा उसका एक डाटा उसके पास होता था। उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, जो कि वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ आज भी इस बात की आवश्यकता है, यदि प्रत्येक राज्य अपने ग्राम पंचायतों में, अपने शहरी वार्ड्स में एक एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को यदि कुछ मानदेय पर नियुक्त कर देता है, तो निश्चित रूप से जितना भी जनसंख्या का कंट्रोल करने का, फैमिली प्लानिंग का, फैमिली को हेल्दी रखने का,
चाहे वो बाल स्वास्थ्य का हो, चाहे मातृत्व स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, चाहे वो डाटा की बात हो, इन सब पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकदम खरा उतरता है, प्रॉपर एजुकेशन दे सकता है वहाँ के उन लोगों को, वहाँ की उस जनसभाओं को, लोगों को, और इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो ये आज की जानकारी कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम सभी के लिए ये सब जानना चाहिए, स्वास्थ्यकर्ताओं को खास तौर से इन सब के विषय में आना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी मिली होगी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता इससे लाभान्वित हुए होंगे। साथ में भी जन सामान्य जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।